बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कंट्रोल चार्ट्स का लेक्चर 4 है और इसमें हम आज पढ़ेंगे कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम कंट्रोल चार्ट्स की टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं कि कंट्रोल चार्ट्स की जो टाइप्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू डेटा होती हैं, डिपेंड करती हैं कि डेटा किस टाइप का है। तो डेटा अगर क्वांटिटेटिव नेचर का है, कंटिन्यूस डेटा है, तो उसके लिए हम वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स यूज़ करते हैं। और अगर हमारा जो डेटा है वो एट्रीब्यूट है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसके लिए हम जो कंट्रोल चार्ट्स यूज़ करते हैं वो एट्रीब्यूट्स कंट्रोल चार्ट होते हैं। तो आज का जो लेक्चर है हमारा स्पेसिफिकली ये कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स है। कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स में एक बात समझ लें कि ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 4 नज़र आ रहे होंगे, एक्स बार, आर चार्ट, एस चार्ट और एस स्क्वेयर चार्ट। एक्स बार चार्ट जो है ये तो मीन या वही मीन है जो आप यूजुअली कैलकुलेट करते हैं। उसको प्लॉट करने से जो हमें ग्राफ मिलता है उसको हम एक्स बार चार्ट बोलते हैं। अच्छा, ये 4 तो हैं लेकिन असल में ये एक्स बार के साथ यूज़ किए जाते हैं। एक्स बार के साथ आपको ये भी मालूम है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं, कि सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही सफिशेंट नहीं होती। किसी प्रोसेस को समझने के लिए, उसमें वेरिएशंस को समझने के लिए हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ मेजर ऑफ वेरिएशन की ज़रूरत भी होती है। तो ये आर जो है ये रेंज है, ये सिंपलेस्ट मेजर ऑफ वेरिएशन है। इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। और दूसरी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है वो है एस या सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन। और एस स्क्वेयर जो है ये वेरिएंस है। अच्छा, अब एक्स बार के साथ अगर मेजर ऑफ वेरिएशन के तौर पे हम रेंज को ले लेते हैं तो जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है वो एक्स बार आर चार्ट का बनता है। एक्स बार चार्ट के साथ आर चार्ट, एक्स बार चार्ट के साथ एस चार्ट भी यूज़ किया जा सकता है और एक्स बार चार्ट के साथ एस स्क्वेयर चार्ट भी यूज़ किया जा सकता है। तो एक थोड़ा सा हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि एक्स बार चार्ट होता क्या है। इन दिस चार्ट द सैम्पल मीन्स आर प्लॉटेड इन ऑर्डर टू control the mean value of a variable, for example size of piston, strengths of materials, etc. हम सैम्पल जब ले रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल्स पे हम जब सैम्पल्स ले रहे होते हैं तो उनके मीन्स कैलकुलेट करते हैं और उनको प्लॉट कर देते हैं। सैम्पल 1 के अगेंस्ट उसका मीन प्लॉट करते हैं, सैम्पल 2 के अगेंस्ट उसका मीन। तो अगर ये काम करें तो हमारा जो चार्ट है उसको हम, जो ग्राफ मिलेगा उसको हम बोलेंगे एक्स बार चार्ट। इसकी एग्जांपल्स ये भी हैं और आप और भी एग्जांपल्स इसमें दे सकते हैं। आर चार्ट है, आर चार्ट में हम रेंजेस निकालते हैं। उसी सैम्पल 1 है तो उसी सैम्पल का मीन निकालेंगे और उसी सैम्पल की रेंज निकालेंगे। रेंज में हम सैम्पल की जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है उसमें से मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको हम प्लॉट कर लेंगे सैम्पल नंबर के या टाइम के अगेंस्ट। तो उससे जो हमें ग्राफ मिलेगा उसको बोलते हैं आर चार्ट। एस चार्ट में क्या करेंगे, उसी सैम्पल का अगर हम रेंज की बजाय स्टैंडर्ड डिविएशन फार्मूला से स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर लें और उसको सैम्पल नंबर या टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करें तो ये जो चार्ट बनेगा उसको बोलेंगे एस चार्ट। और ये दोनों आर चार्ट और एस चार्ट ये प्रोसेस की वेरिएबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। और बाज़ औक़ात हम एस स्क्वेयर या वेरिएंस चार्ट भी यूज़ करते हैं एक्स बार चार्ट के साथ, लेकिन यूजुअली हम एक्स बार के साथ आर चार्ट, एक्स बार चार्ट के साथ एस चार्ट ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। अच्छा, तो पहला हमारा इसमें टॉपिक होगा, सब टॉपिक है एक्स बार एंड आर चार्ट्स। इसके बाद हम एक्स बार और एस चार्ट भी डिस्कस करेंगे और फिर पहले जैसे हम एक्स बार और आर चार्ट को करेंगे तो इसको डिफ़ाइन करने के बाद, इसकी लिमिट्स डिफ़ाइन करने के बाद हम प्रैक्टिकली इसको एक्सेल पे और SPSS पे किस तरीके से ये चार्ट्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और उनको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है ये हम इस लेक्चर में ही एंड पे करेंगे। पहला है हमारा
एक्स बार चार्ट और आर चार्ट। और एक्स बार चार्ट तो आपको पता है ये एवरेजेस, सैम्पल की जो एवरेजेस होती हैं उससे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये किस लिए यूज़ होता है, कोई पूछे एक्स बार चार्ट किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू डिटेक्ट चेंजेस इन मीन बिटवीन सब ग्रुप्स या सैम्पल्स के जो मीन्स हैं उनके अंदर जो वेरिएशन आती है, सैम्पल टू सैम्पल बिटवीन सैम्पल्स वेरिएशन, उसको डिटेक्ट करने के लिए एक्स बार चार्ट यूज़ किया जाता है। और आर चार्ट किस लिए यूज़ किया जाता है? ये रेंजेस से डेवलप किया जाता है और इट इज़ यूज टू डिटेक्ट चेंजेस इन वेरिएशन विद इन सब ग्रुप्स। तो यहाँ पे बिटवीन सब ग्रुप्स है और यहाँ पे विद इन सब ग्रुप्स है। तो आर चार्ट वेरिएशन को डिटेक्ट करने के लिए और एक्स बार चार्ट जो है ये मीन में चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब इनकी स्टैटिस्टिकल बेसिस क्या है? ज़ाहिर है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं तो स्टैटिस्टिकल बेसिस भी इसके पीछे होगी, कोई लॉजिक होगी स्टैटिस्टिक की। तो वो क्या है? सपोज दैट क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा, वेयर बोथ म्यू एंड सिग्मा आर नोन। अब ये एक अजम्पशन है। आप वैसे भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें आप ये अज्यूम करते हैं या आपको पहले से पता होता है, नोन होता है कि आपका जो सैम्पल स्टैटिस्टिक है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और मोस्ट ऑफ द सैम्पल स्टैटिस्टिक्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमारे लिए आसानी पैदा करते हैं कि हम उसको स्टैटिस्टिकल थ्योरी की मदद से उसमें मज़ीद आगे जा सकते हैं। तो अज्यूम कर लिया कि जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक, साइज़ ऑफ पिस्टन है, वॉल्यूम है, लेंथ्स हैं, हाइट्स हैं, वेट्स हैं, कुछ भी हैं, किसी भी प्रोसेस के अंदर आप किसी एक वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं और उसमें वेरिएशन को देख रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, तो उसको आपने अज्यूम कर लिया कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और नॉर्मल है तो फिर मीन भी होगा उसका और स्टैंडर्ड डिविएशन भी होगी। मीन को म्यू से शो कर लिया, सिग्मा को स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से शो कर लिया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि म्यू और सिग्मा नोन हैं, पहले से पता है। तो फिर क्या होगा, और ना पता हो, मालूम ना हो सिग्मा और म्यू की वैल्यू, तो फिर आप क्या करेंगे? ये हम अगले स्टेज पे जाएंगे तो उस स्टेज पे हम देखेंगे कि इनके साथ क्या करना है। ये सैम्पल ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 अप टू xn इज़ अ सैम्पल ऑफ साइज n, देन एवरेज ऑफ दिस सैम्पल इज़, आपको पता है एवरेज निकालने के लिए सबको ऐड किया, डिवाइडेड बाय n कर लिया, एंड वी नो दैट x बार इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा x बार इज इक्वल टू सिग्मा और n अंडर रूट। अब चूंकि ऑल पॉसिबल सैम्पल दे रहे हैं तो आपको पता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार का मीन जो होता है वो म्यू होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन को शो किया जाता है सिग्मा x बार से, which is equal to sigma over n under root. Furthermore, the probability is 1 minus alpha that any sample mean will fall between mu plus z alpha by 2 into sigma x bar. और ये क्या है? म्यू तो म्यू है z alpha by 2, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू है z alpha by 2 की, और ये टेबुलेटेड वैल्यू होती है, आप टेबल से कैलकुलेट करते हैं इसको। सिग्मा नोन है, n सैम्पल साइज़ है, और दूसरी लोअर लिमिट होती है इस इंटरवल की म्यू माइनस जेड अल्फ़ा बाय 2 सिग्मा एक्स बार। ये आपने स्टैटिस्टिक्स में हाइपोथेसिस टेस्टिंग या इंटरवल कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन में ये आप बहुत दफ़ा देख चुके हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फ़ा होती है कि सैम्पल मीन जो है या पॉपुलेशन मीन जो है वो इस और इस वैल्यू के दरमियान में लाई करेगा। ये प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 माइनस अल्फ़ा। तो अच्छा, in practice we usually will not know mu and sigma, therefore they must be estimated from preliminary samples or subgroups taken when the process is thought to be in control. These estimates should usually be based on at least 20 to 25 samples. Suppose that m samples are available, each containing n observations on the quality characteristic. Typically n will be small, often either 4, 5 or 6. These small sample sizes usually result from construction of rational subgroups and from the fact that sampling and inspection costs associated with
variable measurements are usually relatively large. Let x1 bar, x2 bar up to xm bar be the average of these samples, then the best estimator of mu, the process average, is the grand average, say x double bar. क्या कहानी है इसमें? ये कहता है कि अगर आपका मीन म्यू, पॉपुलेशन मीन म्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा, ये दोनों अननोन हैं, तो इनके एस्टिमेट्स किस तरह से निकालेंगे? तो उसके लिए आप एक प्रोसेस करते हैं, एक प्रोसीजर से गुजरते हैं जिसमें आप उस वक्त 20 से 25 सैंपल लेते हैं जब आपका प्रोसेस इन कंट्रोल चल रहा होता है, इट इज़ थॉट टू बी इन कंट्रोल। तो उस वक्त जो 20 से 25 सैंपल आप ले लेते हैं तो उन अच्छा, यहाँ सैंपल्स की तादाद को m से शो किया हुआ है, नीचे आगे जाके m आएगा तो फिर आपने परेशान नहीं होना कि ये m क्या चीज़ है। और हर सैंपल की कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? n ऑब्जर्वेशंस। और एक केस और भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें सैंपल ऑब्जर्वेशंस n नहीं होंगी, n i होंगी, क्योंकि इक्वल सैंपल साइजेस उसमें हमने नहीं लिए होंगे। तो वो एक ट्रिकी सा केस है। फ़िलहाल हम इक्वल सैंपल साइजेस को डिस्कस करते हैं। तो क्या किया, इन कंट्रोल प्रोसेस से 20 से 25 सैंपल लिए और उनके उनके जो सैंपल साइजेस हैं, वैसे क्वालिटी कंट्रोल में सैंपल साइजेस जो हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं लिए जाते, छोटे सैंपल लिए जाते हैं, 4, 5 या 6 साइज़ के। These small sample sizes usually result from the construction of रैशनल सब ग्रुप्स। ये रैशनल सब ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट हम पीछे पढ़ चुके हैं। एंड फ्रॉम द फैक्ट दैट सैम्पलिंग एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद वेरिएबल मेजरमेंट्स आर यूजुअली रिलेटिवली लार्ज। ये छोटे सैम्पल्स क्यों लिए जाते हैं? इकोनॉमिक बेसिस हैं इसकी, बजट प्रॉब्लम्स हैं, जो बड़े सैम्पल्स होते हैं उनके साथ इंस्पेक्शन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, इस वजह से हम छोटे सैम्पल्स लेते हैं। अब अज्यूम करें कि जिस तरह आपने ये 20 से 25 लिए हैं तो जनरली हम उसको m से शो कर लेते हैं कि आपने m सैम्पल्स लिए और हर एक का साइज़ n था। पहले सैम्पल का मीन आ गया x1 बार, दूसरे सैम्पल का मीन आ गया x2 बार और इसी तरह mth सैम्पल जो है उसका मीन आ गया xm बार। देन द बेस्ट एस्टिमेटर ऑफ म्यू, द प्रोसेस एवरेज। प्रोसेस एवरेज या क्वालिटी कंट्रोल में कैलकुलेट की जाती है, इसको ग्रैंड एवरेज भी बोलते हैं और ये एक बेस्ट एस्टिमेटर है म्यू का, क्योंकि म्यू अननोन है तो एस्टिमेटर यूज़ करेंगे इसकी जगह पर। तो कैसे निकालेंगे इसको? एक्स डबल बार या ग्रैंड एवरेज या ग्रैंड मीन है, इसके लिए सारे मीन्स को, जितने भी सैम्पल्स हैं उनके मीन्स को आप ऐड करेंगे और m पर डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ सैम्पल्स पर। तो इस वैल्यू को आप सेंटर लाइन, कंट्रोल चार्ट की सेंटर लाइन के तौर पे यूज़ करेंगे एक्स बार चार्ट में। तो ये तो हो गया कि आपका म्यू अननोन हो तो आप उसका एस्टिमेटर किस तरह से निकालेंगे। अब अगली बात कि अगर सिग्मा अननोन है म्यू के साथ तो फिर आपने क्या करना है? टू कंस्ट्रक्ट कंट्रोल लिमिट्स वी नीड एन एस्टीमेट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का एस्टीमेट भी हमें चाहिए। We may estimate sigma from either the standard deviations or the ranges of m sample। वही जो आपने 20 से 25 या m samples लिए हैं उनकी standard deviation से भी इसका estimate निकाला जा सकता है, लेकिन for the present we will use the range method। यहाँ पे जो आज के लेक्चर में हम यूज़ करेंगे इसको बोलते हैं range method। इसमें क्या करते हैं हम सिग्मा के estimate के तौर पर किसको लेते हैं? रेंज को लेते हैं। और आपको पता है कि रेंज क्या होती है, वो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से मिनिमम को माइनस करते हैं। तो अब चूंकि आपके पास m सैम्पल्स हैं और हर सैम्पल का साइज़ है n, तो हर सैम्पल की रेंज निकाल ली और ये जो कितनी रेंजेस आ गई हैं आपके पास m रेंजेस आ गई हैं। पहले सैम्पल्स की रेंज जो है वो R1 है, दूसरे सैम्पल की रेंज R2 है और इसी तरह m सैम्पल्स की m रेंजेस निकालनी और फिर जो एवरेज रेंज ना आप ग्रैंड रेंज निकाल रहे हैं, जिस तरह आपने ग्रैंड मीन निकाला था वो होगी। इन सारी रेंजेस को ऐड करें और m पर, नंबर ऑफ़ सैम्पल्स पर डिवाइड कर लें, तो ये आपको एवरेज रेंज देगा। अब दो बातें हो गई, एक हो गया कि म्यू और सिग्मा नोन हो तो फिर क्या करेंगे, और यूजुअली अननोन होते हैं तो उसके लिए फिर म्यू की जगह पे एक्स डबल बार जो हमने पीछे यहाँ पे कैलकुलेट किया था और
सिग्मा की के एस्टीमेट के तौर पे आर बार को यूज़ किया जाता है, जो कि एवरेज रेंज कहलाती है। अच्छा, अब आते हैं इनकी कंट्रोल लिमिट्स की तरफ। अब आपको सिंबल्स पता चल गए कि ये एक्स डबल बार क्या चीज़ है और आर बार क्या चीज़ है। अब इसमें नई चीज़ आपके लिए होगी ये A2। अब ये A2 क्या है? ये कांस्टेंट है। अगर आप बुक को देखें, जो आपको बुक दी हुई है, अगर आप बुक को देखें, जो मॉन्टगोमरी की बुक है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की, उसमें 702 पेज पर आपको अपेंडिक्स 6 में एक टेबल मिलेगा। उस टेबल में ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। उस टेबल का मैंने इमेज जो है ये है, आप इसको भी देख सकते। इसमें ये जो A2 यहाँ पे हमने यूज़ किया था अपर कंट्रोल लिमिट के लिए, एक्स डबल बार ग्रैंड मीन प्लस A2 इंटू आर बार, और सेंट्रल लाइन जो है वो ग्रैंड मीन है, एक्स डबल बार है। लोअर कंट्रोल लिमिट जो है वो प्लस की बजाय माइनस के साथ होगा। इसमें दोनों चीज़ें आपको पता है। सिर्फ A2 के लिए आप कहाँ देखेंगे? अपेंडिक्स टेबल 6 में देखेंगे। और इसी तरह आर चार्ट के लिए भी आर बार तो आपको पता है, जो सैंपल से कंप्यूट किया जाता है, सेंटर लाइन आर बार पे हो जाती है, और लोअर कंट्रोल लिमिट जो है वो D3 आर बार है। अब इसमें D4 आर बार में D4 और D3 आर बार में D3, ये जो कांस्टेंट्स हैं ये भी आपको टेबल 6 है अपेंडिक्स में बुक के, उसमें से आपको मिलेंगी, और ये आपके आसानी के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब कौन से कांस्टेंट यूज़ हुए? A2, D4 और D3। अब अगर आप इस टेबल को देखें तो A2 का कॉलम ये है। आप क्या देखेंगे? आपके सैम्पल्स का के साइज़ कितने हैं? 2 साइज़ का सैम्पल है तो आपका A2 1.88 हो जाएगा, 3 साइज़ का है तो 1.023 हो जाएगा, 4 साइज़ का है तो 0.729 हो जाएगा, 5 साइज़ का है तो एंड सो ऑन। ये A2 के लिए, किसके लिए हैं? कंट्रोल लिमिट्स एवरेजेस के लिए ये एवरेज चार्ट या एक्स बार चार्ट के लिए है। और अगर आर रेंजेस में जाएं तो आपको D3 और D4 था, ये D3 और D4 ये इन कॉलम में मिलेंगे। और अगेन आप फिर सैम्पल साइजेस देखेंगे, 2 साइज़, 3 साइज़, 4 साइज़, ये तकरीबन 6 साइज़ के सैम्पल तक D3 ज़ीरो आता है और D4 की ये वैल्यूज़ आती हैं। और उससे आगे फिर जो बड़े सैम्पल्स हैं उनके लिए D3 ये कांस्टेंट भी आप कर सकते हैं। और इसमें अगर आप, अच्छा ये टेबल में अगर आप देखें तो ये 25 साइज सैम्पल तक ही ये टेबल कंस्ट्रक्ट किया गया है। अगर आप का सैम्पल साइज़ 25 से बड़ा है, ग्रेटर देन 25 है, तो फिर यही कांस्टेंट्स A है, A3 है, C4 है, B3, B4, B5, B6, ये जो कांस्टेंट्स हैं आप इन फार्मूलों से कर सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकली इस तरह होता नहीं है कि आपके सैम्पल साइज़ जो है वो 25 से एक्सीड कर जाएं। यूजुअली छोटे ही होते हैं, 4, 5, 6 साइज़ के सैम्पल क्वालिटी कंट्रोल में यूज़ किए जाते हैं। अब आते हैं कि जब हमारे पास डेटा मौजूद हो तो उससे हम MS एक्सेल को यूज़ करके किस तरीके से कंट्रोल चार्ट्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और चूँकि स्टैटिस्टिक्स वाले ज़्यादातर SPSS को प्रेफर करते हैं, तो SPSS को यूज़ करके फिर आप किस तरीके से एक्स बार और आर चार्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे। हाँ जी, अब MS एक्सेल में आते हैं और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्स बार और आर चार्ट। और गिवन डेटा जो है हमारे पास, उसमें हमें 7 ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं हर सैम्पल के लिए, और सैम्पल्स की तादाद है 25 सैम्पल्स का हमने जो डेटा है उसका एक्स बार चार्ट और आर चार्ट कंस्ट्रक्ट करना है। पहले हम करते हैं एक्स बार चार्ट। एक्स बार चार्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर्स चाहिए, तो वो हम अगर इस स्लाइड पे आप देखें तो इस पे हमें पैरामीटर्स जो दिए हुए हैं एक्स बार चार्ट के, ये अपर कंट्रोल लिमिट एक्स डबल बार या ग्रैंड मीन प्लस A2 जो आपको टेबल से मिलेगा, और आर बार जो एवरेज रेंज है। अब पहले मैं A2 यहाँ से
देख लेता हूँ कि A2 कितना आता है। A2 अगर आप देखें तो हमारा सैम्पल साइज़ है 7। 7 सैम्पल साइज़ के लिए हमारा A2 आता है 0.419। इसको नोट कर लें और यहाँ साइड पर यहाँ लिख लेते हैं A2 0.419, क्योंकि ये हमें चाहिए होगा यहाँ इस टेबल में। तो उसके लिए हम पैरामीटर्स को दोबारा से देखें, क्या चाहिए था, एक्स डबल बार चाहिए था, ग्रैंड एवरेज चाहिए थी। तो ग्रैंड एवरेज तो आती ही उस वक्त है जब आपके पास एवरेजेस हों। तो एवरेजेस या एक्स बार, अब यहाँ पे एक्स बार लिख रहा हूँ, सिंबल्स में ज़रा मुश्किल होता है एक्सेल में लिखना, तो आप समझ जाएं कि एक्स बार का मतलब मीन है या एवरेज है। तो यहाँ फार्मूला एवरेज का होता है, आप AV लिख लें तो यहाँ आपको एवरेज मिल जाएगी। एवरेज किसकी चाहिए, फर्स्ट सैंपल की चाहिए। इसको आप एंटर करें तो ये फर्स्ट सैंपल की आ जाएगी। और बाकी सैंपल्स के लिए आप क्या करेंगे, इसी को डबल क्लिक कर लेंगे कॉर्नर में, या इसको ड्रैग कर लें नीचे तक जहाँ तक आपके सैंपल्स हैं। तो हर सैंपल की एवरेज इसी फार्मूले से आपको निकाल के दे देगा। उसके बाद यहाँ पे इसकी तरतीब ऐसे रखनी है आपने टेबल की कि पहले अपर कंट्रोल लिमिट आए, फिर सेंटर लाइन या एक्स डबल बार जो है वो आए, उसके बाद लोअर कंट्रोल लिमिट आए, और फिर यहाँ पर आपको चाहिए रेंजेस, क्योंकि ग्रैंड रेंज जो है या एवरेज रेंज निकालने के लिए आप रेंजेस निकालेंगे तो तब आपको ग्रैंड रेंज मिलेगी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ R बार, एवरेज रेंज। अब रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल सा होता है कि किसी भी सैंपल की रेंज निकालनी है तो आप मैक्सिमम में से मिनिमम निकाल लें। तो चूँकि आप सॉफ्टवेयर पे हैं तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें से मैक्सिमम कौन सी है और मिनिमम कौन सी है। आप जस्ट इसको फार्मूला बता दें कि हम मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन हमें चाहिए। मैक्सिमम किसकी चाहिए, इस 7 ऑब्जर्वेशंस की जो लिस्ट है इसकी चाहिए, माइनस मिनिमम, मिनिमम लिखेंगे और उसमें फिर आपसे रेंज पूछ रहा है तो इसी रेंज की मिनिमम भी चाहिए आपको। एंटर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सैंपल की रेंज। अब बाकी सैंपल्स की रेंजेस आपको इसी तरीके से निकालनी है। तो जो आपको मैंने तरीका बताया है कि आप या तो इधर कॉर्नर में डबल क्लिक कर लें या आप इसको नीचे तक ड्रैग कर लें 25 सैंपल तक, तो ये आपको रेंजेस मिल जाएंगी सारी। इन सारे सैंपल्स की रेंजेस आ गई। अब आते हैं सेंटर लाइन की तरफ। सेंटर लाइन होती एक्स डबल बार, दोबारा आप स्लाइड पे जाएं, एक्स डबल बार। एक्स डबल बार क्या है, ग्रैंड एवरेज। ग्रैंड एवरेज का मतलब कि इन सारे मीन्स की एवरेज, सारी एवरेजेस की एवरेज। तो इसका मतलब हमें इन सब की एवरेज चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, दोबारा से एवरेज का फार्मूला यूज़ करेंगे। एवरेज ऑफ व्हाट, एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज़, दीज, और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें तो आपको फर्स्ट जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मिलेगी ये है मीन्स, ग्रैंड इन मीन्स का ग्रैंड मीन, ये ग्रैंड एवरेज। अब यहाँ पे करेंगे तो फिर भी उसी तरह से करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यही वैल्यू हमें इस कॉलम में नीचे तक चाहिए। उसका तरीका ये होता है कि अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे या नीचे ड्रैग करेंगे, देख लें तो ये सेम वैल्यू नहीं आएगी। ये देखें, इस चेंज हैं ये वैल्यूज़। फिक्स रखने के लिए, ताकि आप ड्रैग करें या डबल क्लिक करो तो वही वैल्यू आए, उसका तरीका ये है कि आप यहाँ फार्मूला बार में जाएं, का जो एड्रेस लिखा हुआ है उसको फिक्स करें। फिक्स करने का मतलब होता है कि आप उसमें डॉलर साइन ले आएँ। डॉलर साइन के लिए शॉर्टकट की है F4। F4 प्रेस करें, फिर अगले सेल के लिए भी F4 प्रेस करें। तो अब यहाँ पे जो सेल का रेफरेंस है ये फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब आप जितने भी नीचे तक ड्रैग करेंगे यही वैल्यू नीचे तक आएगी। अब इसको देख लें नीचे, तो ये सेम वैल्यू नीचे कॉपी हो रही है। तो होना भी इसी तरह से चाहिए, क्योंकि इन सैम्पल्स का ही अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट और सेंटर लाइन आ रही है, तो फिर इसी तरीके से आनी चाहिए। अच्छा, अब आर बार निकालने के लिए, ग्रैंड रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं। अच्छा, चूंकि हम आर
चार्ट जो है वो अलग शीट पे निकालेंगे तो फिर उसके लिए ये सारा प्रोसेस अलग से करेंगे। फ़िलहाल हमें इन पैरामीटर्स के लिए एक्स बार चार्ट के पैरामीटर्स के लिए आर बार की ज़रूरत है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? इज़ इक्वल टू, अच्छा ये एवरेज रेंज है तो हम फिर एवरेज का फार्मूला यूज़ करते हैं। एवरेज ऑफ रेंजेस, दिस 25 रेंजेस ये आ गई, ड्रैग करके इनको कॉपी कर लें और ब्रैकेट क्लोज कर लें तो ये आ गई आपका आर बार। अब आर बार जो है इसको आप अपर कंट्रोल लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए यूज़ करेंगे और साथ A2 को भी यूज़ करेंगे। अब बनाते हैं फार्मूला अपर कंट्रोल लिमिट का, इज़ इक्वल टू, अब दोबारा से इसको देख लें कि अपर कंट्रोल लिमिट क्या होती है, एक्स डबल बार प्लस A2 इंटू आर बार। तो इसी को फार्मूला लिखें, इज इक्वल टू एक्स डबल बार, वेयर इज एक्स डबल बार, ये है एक्स डबल बार प्लस A2, दिस इज A2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय आर बार एवरेज रेंज इज इक्वल टू दिस। अब ये आ गई अपर कंट्रोल लिमिट। अब इधर भी वही काम करना है कि आपको जितने भी सेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं उनको फिक्स करना है ताकि अपर कंट्रोल लिमिट सारे कॉलम में उसी तरीके से आए। दोबारा आप फार्मूला सेल में जाएं, वहाँ पे F4 प्रेस करें, अगले रेफरेंस के लिए सेल रेफरेंस के लिए भी आप F4 प्रेस करें और यहाँ भी F4 प्रेस करें और एंटर कर दें। ये अपर कंट्रोल लिमिट जब आप नीचे कॉपी करेंगे फार्मूला तो ये सेम वैल्यू नीचे तक कॉपी होगी। लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए इसी में ये जो प्लस यूज़ किया था इसको आप माइनस कर लेंगे, इज़ इक्वल टू सेंटर लाइन या एक्स डबल बार माइनस A2 मल्टीप्लाइड बाय आर बार इज़, और ये एंटर कर दें। और अब दोबारा से वही काम कि हर सेल के लिए आप F4 प्रेस कर लें, R3 आ रहा है इसके लिए F4 प्रेस कर लें, यहाँ भी F4, ये डॉलर साइन से ये फिक्स हो जाएगा। और अब आप इसको नीचे डबल क्लिक कर लें या कॉपी कर लें, जिस तरीके से भी आपको आसान लगे आप उस तरीके से कर लें। इस टेबल को मैं यहाँ कंप्लीट कर लेता हूँ और इसके बॉर्डर्स लगा देता हूँ। तो ये हो गए हमारे पैरामीटर्स आर एक्स बार चार्ट के। अब आपने क्या करना है, आपने पहले इनको सिलेक्ट करना है, 4 कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, एक्स बार का कॉलम, अपर कंट्रोल लिमिट का, सेंटर लाइन का और लोअर कंट्रोल लिमिट का। इन 4 कॉलम्स को नीचे तक आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप जाएं इंसर्ट में, इंसर्ट से आप लाइन चार्ट में जाके जो पहले वाला लाइन चार्ट है इसको आप क्लिक कर दें। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये जो ग्राफ बना है ये है आपका एक्स बार चार्ट। अब एक्स बार चार्ट है, इसमें जो रेड लाइन है ये वाली ये अपर कंट्रोल लिमिट के लिए है, ग्रीन लाइन सेंटर लाइन के लिए, और जो पर्पल है ये लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए है। अब आपको ये इसमें ज़रा वेरिएशंस क्लियर नज़र नहीं आ रही, तो इसके लिए आपने थोड़ा सा एक तकलीफ़ करनी है। आप जो वाई एक्सिस है उस पे आप जाएं, उस पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट एक्सिस पे जाएं। यहाँ पर आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को फिक्स कर दें। क्योंकि वो रैंडमली ले रहा है तो इस वजह से वो अपनी मर्ज़ी से ले रहा है। अब आप इसको फिक्स कर दें। अब अगर आप गौर से देखें तो ये नीचे वाला एरिया जो है ये फजूल है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप 0.6 से स्टार्ट ले लेते हैं तो 0.6 से ये ज़रा और वाज़े हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और कहाँ तक जाना है आपने? 2 तक। इसको दोबारा से देख लें, 2 से ऊपर कोई फालतू एरिया नहीं है, इस वजह से आप जो मिनिमम है उसको फिक्स कर लें 0.6 पर और मैक्सिमम को फिक्स कर लें 2 पर।
अब थोड़ा सा और जूम हो के आ गया आपके पास। इसमें आप इस लाइन को देखें, ब्लू वाली लाइन, ये आपकी आपका कंट्रोल चार्ट है और यहाँ पे आपको सैम्पल टू सैम्पल वेरिएशन आपको दिखा रहा है। अब अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन इस डेटा सेट में नहीं है जो आपकी लिमिट्स को एक्सीड करें। इसका मतलब थ्रू आउट ये जो सैम्पलिंग प्रोसेस है उसमें आपका जो प्रोसेस है वो इन कंट्रोल प्रोसेस है, कोई भी रूल वायलेट नहीं हो रहा। तो ये तरीका है एक्स बार चार्ट कंस्ट्रक्ट करने का एक्सेल में। अब अगर आपसे कोई कहे कि आपने आर चार्ट कंस्ट्रक्ट करना है एक्सेल में, तो यही वाले स्टेप्स हैं मोर और लेस, आप इन्हीं को फॉलो कर सकते हैं और आप आर चार्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैं आसानी के लिए ये करता हूँ कि इस शीट को कॉपी कर लेता हूँ ताकि डेटा दोबारा से ना लिखना पड़े। मूव टू एंड कर लें या कहीं पर भी कॉपी क्रिएट कर लें इसकी। तो ये जो शीट है आपके पास दोबारा यहाँ पे आ गई, इसको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से इसको मैं रिमूव, अब हमें जो चार्ट चाहिए वो आर बार के लिए चाहिए, सॉरी रेंज के लिए चाहिए। तो उसके लिए अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट और सेंटर लाइन उसके मुताबिक होगी। अब उसके पैरामीटर्स क्या हैं? अपर कंट्रोल लिमिट है आर चार्ट के पैरामीटर्स में, अपर कंट्रोल लिमिट है D4 एवरेज रेंज, सेंटर लाइन एवरेज रेंज पर है, आर बार पर है, और लोअर कंट्रोल लिमिट D3 इंटू आर बार है। अब ये 3 क्या है और D4 क्या है ये जानते हैं हम टेबल से। D3 और D4 को सैम्पल साइज़ कितना? 7 सैम्पल के लिए थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। सैम्पल साइज़ 7 हो तो D3 रेंज कहाँ है? ये है, रेंज चार्ट्स हैं। तो D3 और D4 के लास्ट 2 कॉलम्स हैं, इसको फॉलो करें आप। 7 के सामने जाएं तो आपको एक वैल्यू मिल रही है 0.067 और दूसरी है 1.924। तो 0.067 और 1.924 इन वैल्यूज़ को आप यहाँ नोट कर लें किसी साइड पे। ओके, अब आपको चाहिए D3 और D4, D3 D4। D3 था 0. दोबारा देख लेता हूँ मैं, 0.067, 0.067 और D4 था 1.924, 1.924। तो ये दो कांस्टेंट्स हैं जो हमने टेबल से लिए हैं। तो जब D3 और D4 आ जाए तो करना क्या होता है, आपने D4 को आर बार ग्रैंड एवरेज से मल्टीप्लाई करें तो अपर कंट्रोल लिमिट, और D3 को मल्टीप्लाई करें तो लोअर कंट्रोल लिमिट। तो यहाँ अपर और लोअर के हमने कॉलम्स चूँकि बनाए हुए हैं, अब इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब हमें आर बार नहीं चाहिए, हमें अब ये जो रेंज है हमें ये यहाँ पे चाहिए, क्योंकि जब हम चार्ट बनाएंगे तो उसके लिए तरतीब ये होगी कि पहले रेंज की वैल्यू जो सब सैम्पल के लिए एक वेरिएबल होगा, फिर अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू, फिर सेंटर लाइन और फिर लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू। तो इसको हम फार्मूला को हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये रेंजेस हैं, क्योंकि वहाँ से कॉपी किया था तो वहाँ एक्स बार था, यहाँ रेंज चाहिए, इज़ इक्वल टू, चलो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। और ये रेंजेस यहाँ निकालता हूँ, इज़ इक्वल टू, अब रेंज क्या है इस सैम्पल की? इज़ इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ये जो रेंज का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम ऑफ, एक रह गया था ये, ब्रैकेट क्लोज्ड, माइनस मिनिमम ऑफ, अगेन दी 7 ऑब्जर्वेशंस। ये करें और एंटर कर दें
और अब इसको नीचे कॉपी करना है तो आप डबल क्लिक से या उससे कॉपी। यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ अब वो चूंकि सेल डिलीट हो गया तो इसका रेफरेंस यहाँ पर आ रहा है। हमें यहाँ पे चाहिए एवरेज रेंज इज इक्वल टू एवरेज ऑफ दीज रेंजेस। ये हो गया, इनको फिक्स करें F4, यहाँ आके फिर F4 इज इक्वल टू, और ये आ गई आपकी, इसको आप नीचे ड्रैग कर लें। अब आते हैं अपर कंट्रोल लिमिट की तरफ। अपर कंट्रोल लिमिट क्या होगी? फार्मूले के मुताबिक ये होगी D4 इंटू आर बार। D4, वेयर इज़ D4? ये है D4 इज इक्वल टू D4, ये आ गई मल्टीप्लाइड बाय आर बार एवरेज रेंज, ये सेंटर लाइन पे है एवरेज रेंज इज इक्वल टू दिस। अब अपर कंट्रोल लिमिट भी चूंकि सारे पूरे टेबल के लिए सेम होगी तो इसके लिए भी वही काम करें, फिक्स करें रेफरेंस को, यहाँ भी इज इक्वल टू, और इसको आप नीचे कॉपी कर लें। फिर यहाँ पर लोअर कंट्रोल लिमिट है D3 इंटू आर डबल बार, ये D3 इंटू आर बार, तो इज इक्वल टू D3 कहाँ पे है? यहाँ पे हमने जो, मैं दोबारा देख लेता हूँ कि सेल रेफरेंस जो हमने दिया था वो ठीक दिया था कि नहीं। O4, यस D4। अब आते हैं लोअर कंट्रोल लिमिट की तरफ। लोअर कंट्रोल लिमिट में आपका D3 इंटू आर बार, ये आ गया इज इक्वल टू। फिर वही काम करें, फिक्स करें इन कॉलम्स को, सेल्स को, F4 अगेन F4 इज इक्वल टू, और सारे टेबल के लिए फिर यही नीचे तक कॉपी कर लें डबल क्लिक करके। अब आपके पास पैरामीटर्स कंप्लीट हो गए, आपको रेंज भी मिल गई जो वेरिएबल है, और सेंटर लाइन भी मिल गई, अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल लिमिट भी मिल गई आपको। तो अब आप इस 4 कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएं, लाइन चार्ट में जाएं और दोबारा से इसको कंस्ट्रक्ट कर लें। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो रेंज भी इन कंट्रोल ही है, कोई आउट ऑफ कंट्रोल कुछ भी नहीं है। और इसको मैं ज़रा बड़ा भी कर लूँ तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं कि ये अराउंड सेंटर लाइन ही मूव कर रही है ये रेंज, तो मतलब वेरिएशन भी इन कंट्रोल है। तो इस प्रोसेस का मीन भी इन कंट्रोल और वेरिएशन भी इन कंट्रोल। तो ये एक तरीका है एक्सेल में कंट्रोल चार्ट्स कंस्ट्रक्ट करने का। जी, तो अब SPSS में किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे एक्स बार और आर चार्ट, उसके लिए ये जो जितना काम आपने किया है, जितना टाइम कंज्यूम हुआ है एक्सेल में, इससे बहुत कम टाइम में आप दोनों चार्ट्स वहाँ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपको करना ये है कि या तो ये डेटा एज इट इज़ ले जाएं वहाँ पे, और डेटा जो है ये हमारा ये 7 ऑब्जर्वेशन हर सैम्पल की और 25 सैम्पल का डेटा है, इसको एज इट इज़ वहाँ पे ले जाने के लिए आप यूँ करें। सबसे शॉर्टेस्ट वे आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक्सेल में डेटा मौजूद है, तो ये जो डेटा वाले कॉलम्स हैं इनको कॉपी करें Ctrl+C और SPSS की विंडो खोलें, उसमें डेटा व्यू में जाके Ctrl+V या पेस्ट कर लें। ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्या था? ये था हमारा सैम्पल नंबर। पहला वेरिएबल क्या था? सैम्पल। और यहाँ चूँकि इसका रूल है वेरिएबल को डिफ़ाइन करने का कि आप सैम्पल और स्पेस नहीं दे सकते, अंडरस्कोर देंगे सैम्पल नंबर पहला। उसके बाद आ गई फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 1, ये 1 शायद नहीं लेगा, ऑब्जर्वेशन 1 पहले सैम्पल की पहली ऑब्जर्वेशन, फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन को आप यूँ लिख लेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन 3rd है, ऑब्जर्वेशन 4th है, फिर ऑब्जर्वेशन नंबर 5 है,
फिर ऑब्जर्वेशन नंबर 6 है, फिर ऑब्जर्वेशन नंबर 7 है। तो ये 7 ऑब्जर्वेशंस हैं। अब आप जब डेटा व्यू में जाएंगे, अच्छा एक काम कर लें, सैम्पल नंबर चूँकि एक नंबर है इस वजह से आप इसकी जो टाइप है उसको आप स्ट्रिंग ही कर लें। न्यूमेरिक रखते हैं तो फिर भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, स्ट्रिंग करेंगे तो फिर भी हो जाएगा। आप अब डेटा को देखें तो डेटा आपका इस फॉर्म में आएगा यूँ। अब आपने क्या करना है, एनालाइज में जाना है। एनालाइज में यहाँ पे नीचे कंट्रोल चार्ट का सेक्शन है। कंट्रोल चार्ट के सेक्शन में आप कंट्रोल चार्ट्स ओपन करें। उसमें अब चूंकि आपको एक्स बार आर चार्ट निकालना है, साथ एस चार्ट भी है, लेकिन अब जो आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या करना है। अब ये इंडिविजुअल मूविंग रेंज चार्ट, एट्रीब्यूट चार्ट्स भी इसमें निकाले जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक दो ऑप्शंस हैं, यूनिट्स, केसेस आर यूनिट्स। अगर आपके इंडिविजुअल केसेस हैं, एक ही कॉलम में हैं, तो फिर तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सब ग्रुप्स हैं या सैम्पल्स हैं तो फिर आप केसेस आर सब ग्रुप्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास सैम्पल्स हैं और डिफ़ाइन को क्लिक कर लेंगे। अब डिफ़ाइन में आप सैम्पल्स किन कॉलम्स में है, सैम्पल की ऑब्जर्वेशन जो हैं वो इन 7 कॉलम्स में हैं। आप इनको सबको नीचे तक सिलेक्ट करें और सैम्पल्स वाले बॉक्स में ले आएँ। और सब ग्रुप्स जो हैं वो दे आर लेबल्ड बाय सैम्पल नंबर, जो हैं उनके लेबल्स सैम्पल नंबर में हैं, इसको भी सिलेक्ट कर लें। और यहाँ पे ऑप्शंस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे 3 सिग्मा, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये जो चार्ट्स हम कंसिडर हैं ये वाले, ये 3 सिग्मा लिमिट्स वाले चार्ट्स हैं। इसमें 3 सिग्मा लिमिट्स यूज़ की गई हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, 2 सिग्मा लिमिट्स लेना चाहते हैं, 4 सिग्मा लेना चाहते हैं, 5 या 6 सिग्मा तक, तो आपकी मर्ज़ी है। मिनिमम सब ग्रुप सैम्पल साइज़ जो है वो 2 है। अगर 1 हो तो वो तो इंडिविजुअल वैल्यू हो जाएगी, वो फिर इंडिविजुअल जो कंट्रोल चार्ट है वो आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। सैम्पल्स सब ग्रुप्स लेंगे तो फिर मिनिमम आपका 2 होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे आपका मिनिमम सैम्पल साइज़ 7 है तो आप 7 ले लें, लेकिन ना भी लें तो आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आते हैं कंट्रोल रूल्स की तरफ। ये वही रूल्स हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। इसमें हमने कंट्रोल रूल्स किया था कि अगर आउट ऑफ कंट्रोल कब होगा प्रोसेस, अबव +3 सिग्मा, बिलो -3 सिग्मा। ये वाला रूल है कि अगर कोई पॉइंट इन से ऊपर हो, +3 सिग्मा से ऊपर हो और -3 सिग्मा से नीचे हो, तो उसको आप डिटेक्ट कर लें और उसको आप मेंशन कर लें कि यहाँ पे जो आपका प्रोसेस है आउट ऑफ कंट्रोल है। इसके बाद और भी रूल्स हमने पढ़े थे जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक के रूल्स थे। 2 आउट ऑफ लास्ट 3 अबव 2 सिग्मा, वो जो वार्निंग लिमिट्स से 3 में से 2 पॉइंट्स ऊपर हों, -2 सिग्मा से नीचे। इसी तरह 4 आउट ऑफ लास्ट 5 पॉइंट्स अबव +1 सिग्मा और -1 सिग्मा। 8 पॉइंट्स जो हैं सेंटर लाइन से ऊपर प्लॉट हों कंटिन्यूज़ या सेंटर लाइन से नीचे प्लॉट हों। 6 पॉइंट्स इन अ रो ट्रेंडिंग अप हों, 6 इन अ रो ट्रेंडिंग डाउन हो, या 14 इन अ रो अल्टरनेटिंग ऊपर नीचे आते हों। तो ये सारे रूल्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी सिलेक्ट कर लिया करें, ताकि इन रूल्स की बेस पर आपके प्रोसेस की जो सिचुएशन है, उसकी वेरिएशन है, वो इन रूल्स की मदद से डिटेक्ट हो सके। कंटिन्यू करें। स्टैटिस्टिक्स है, इसमें स्पेसिफिकेशन लिमिट्स, अगर आपको आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी तरफ से कोई स्पेसिफिकेशन लिमिट्स हैं या आपने कस्टमर्स के लिए डिफ़ाइन की हुई हैं तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करें। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होंगी कि एक्स बार के साथ रेंज चार्ट निकालना चाहते हैं या एक्स बार के साथ एस चार्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन चार्ट निकालना चाहते हैं। तो अब एक्स बार के साथ रेंज चार्ट है तो इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। ये सारी ऑप्शंस आपने चेक कर ली। अब इसको कर लें आप ओके। तो ये जो आउटपुट अब आपके पास आएगा ये वही आउटपुट है जो आपको एक्सेल में मिला था, ये आर चार्ट वाला और ये एक्स बार चार्ट वाला। तो इसको आप देखें तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी मीन्स हैं, अब मीन चार्ट है तो मीन्स प्लॉट हुए हैं, वो सारे ग्रीन हैं।
ग्रीन होने का मतलब ये है कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये बता रहे हैं कि आपका प्रोसेस इन कंट्रोल है। अगर कोई कोई भी पॉइंट इस लिमिट से ऊपर प्लॉट होता तो उसको ग्रीन की बजाय वहाँ पे या रेड मार्क लग जाता, और वो फिर इंडिकेट करता कि यहाँ पे कोई असाइनेबल कॉज मौजूद है, यहाँ प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है, यू मस्ट टेक सम एक्शन। इसी के साथ आपको मिलेगा कंट्रोल चार्ट रेंज के लिए। अब रेंज के कंट्रोल चार्ट की अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो 3 सिग्मा लेवल पर आपका जो रेंज चार्ट है ये उसकी स्ट्रक्चर है। अब इसमें रूल्स की किसी भी रूल की वायलेशन नहीं हुई, और यहाँ पर मीन चार्ट में भी कोई रूल वायलेट नहीं हुआ। तो ये है तरीका कि किस तरीके से आप कंट्रोल चार्ट्स एक्स बार आर चार्ट एसपीएसएस में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मिनीटेप में इससे भी ज़्यादा आसान है, उसको आप खुद ट्राई कर लें। कोई इशू हो तो आप फिर डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर एक्स बार एस चार्ट कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे कि एक्स बार के साथ अगर आप वेरिएशन की मैयर के तौर पे रेंज की बजाय स्टैंडर्ड डिविएशन लें तो फिर किस तरीके से आप ये चार्ट्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।